नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे हमास ने इजराइल के सामने ठीके घुटने गाजा युद्ध विराम योजना लागू करने का क्या आग्रह। दूसरी बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे जल्द करूंगी वापसी शेख हसीना का विरोधियों पर हमला। तीसरी बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नेपाल के प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रपति से द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर की चर्चा। चौथी बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे 2029 से बड़े पैमाने पर LCA Mark II लड़ाकू विमान तैयार करेगा भारतीय वायुसेना की बढ़ेगी ताकत। पांचवी बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे बांग्लादेश में चल रहे उथल पुथल के बीच भारत ने 5 बांग्लादेशियों को दी इंडियन सिटीजनशिप। जी हाँ दोस्तों, इसी प्रकार की कई खबरों को बताएंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी प्रधानमंत्री मोदी पर भरोसा, आप ऐसा मानते हैं प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व भारत की रक्षा प्रणाली हो रही है मजबूत, तो वीडियो लाइक और कमेंट अपनी राय जरूर बताइए। रुकते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ। जल्द करूंगी वापसी शेख हसीना का विरोधियों पर हमला। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पद से अपदस्थ शेख हसीना ने देश छोड़ने के करीब हफ्ते भर बाद वहां के हालातों को लेकर प्रतिक्रिया दी। शेख हसीना ने अपने देशवासियों से कहा कि वह जल्द बांग्लादेश लौटेंगी। उन्होंने कहा कि मेरा दिल यह खबर सुनकर रो रहा है कि कई नेता मारे गए, कार्यकर्ताओं को परेशान किया जा रहा है और उनके घरों में तोड़फोड़ आगजनी की जा रही है। सर्वशक्तिमान अल्लाह की कृपा से मैं जल्द ही वापसी आऊंगी। आवामी लीग ने बार बार उठकर आवाज उठाई, मैं हमेशा बांग्लादेश के भविष्य के लिए प्रार्थना करूंगी। वह राष्ट्र जिसके लिए मेरे महान पिता ने संघर्ष किया, वह देश जिसके लिए मेरे पिता और परिवार ने अपनी जान दे दी है। आरक्षण आंदोलन और छात्र विरोध का जिक्र करते हुए हसीना ने कहा कि मैं बांग्लादेश के युवा छात्रों से दोहराना चाहूंगी कि मैंने आपको कभी डराकर नहीं कहा, बल्कि आपको भड़काने के लिए मेरे शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। मैं आपसे उस दिन का पूरा वीडियो देखने का अनुरोध करती हूँ। षड्यंत्रकारियों ने मासूमियत का फायदा उठाया और देश को अस्थिर करने के लिए आपका इस्तेमाल किया है। यह दावा करते हुए कि अंतरिम सरकार ने प्रदर्शनकारियों की मांगों के आगे घुटने टेक दिए। उन्होंने लिखा कि प्रदर्शनकारियों की नामित न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई। किसी देश के सुप्रीम कोर्ट को बिना किसी प्रक्रिया के, बिना निर्वाचित संसद के कैसे बदला जा सकता है। रुकते अगली बड़ी खबर की तरफ। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नेपाल के प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रपति से द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर की चर्चा। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने रविवार को नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली और राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान उन्होंने भारत और हिमालय राष्ट्र के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत पर चर्चा की। नेपाल के प्रधानमंत्री के साथ अपने बैठक के दौरान विदेश सचिव ने दोनों देशों के सभ्यतागत घनिष्ठ और बहुआयामी संबंधों की पुष्टि की और द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न क्षेत्रों को गति प्रदान करने के तरीकों पर चर्चा की। यह यात्रा भारत के पड़ोसी प्रथम नीति के तहत दोनों देशों के बीच गहरे होते द्विपक्षीय संबंधों को रेखांकित करती है। भारत नेपाल सहयोग के एक महत्वपूर्ण संकेत में विदेश सचिव मिश्री और नेपाल के शहरी विकास मंत्रालय के सचिव मणिराम गलेल ने संयुक्त राष्ट्र से काठमांडू में नेपाल भाषा परिषद के नए भवन का उद्घाटन किया। भारत के भूकंप पश्चात पुनर्निर्माण अनुदान के तहत निर्मित यह भवन पुनर्निर्माण प्रयासों में एक कदम आगे है, जो नेपाल को भारतीय सहायता का आधार रहा है। यह यात्रा नेपाल के प्रधानमंत्री ओली द्वारा कार्यभार संभालने के बाद विदेश सचिव मिश्री के नेपाल की पहली आधिकारिक यात्रा। यह यात्रा नेपाल के लिए एक महत्वपूर्ण विकास भागीदारी के रूप में भारत की भूमिका को भी रेखांकित करती है। इसमें भारत ने केंद्रीय बजट 2024-25 में नेपाल को अपनी सहायता बढ़ाकर 700 करोड़ रुपए कर दिया, जो वित्तीय वर्ष में 550 करोड़ रुपए थी। दोस्तों, आप ऐसे मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत और नेपाल के संबंध हो रहे मजबूत, तो वीडियो लाइक और कमेंट अपनी राय जरूर बताइए। रुकते हैं बड़ी खबर की तरफ। 2029 में बड़े पैमाने पर LCA Mark II लड़ाकू विमान तैयार करेगा भारतीय वायुसेना की बढ़ेगी ताकत। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि भारत लड़ाकू विमान कार्यक्रम में एक उल्लेखनीय प्रगति देखने को मिली है। बताया गया कि भारत के आसमान में मार्च 2026 में 4.5 जनरेशन प्लस LCA Mark II लड़ाकू विमान उड़ते दिखाई देंगे। इसके अलावा खास बात यह है कि वर्ष 2029 में भारत में ही इन उच्च तकनीक के लड़ाकू विमानों को बड़े स्तर पर तैयार किया जाएगा। इसके अलावा रक्षा अधिकारियों का कहना है कि वर्ष 2035 से भारत में 5वीं पीढ़ी के उन्नत माध्यम लड़ाकू विमानों का उत्पादन शुरू हो सकता है। बताया गया है कि कुछ दिन पहले DRDO के अध्यक्ष डॉक्टर समीर V कामत और भारतीय वायुसेना के उपाध्यक्ष एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित की बैठक हुई है। इस बैठक में उच्च तकनीक के लड़ाकू विमान कार्यक्रम की समय सीमा को लेकर चर्चा की गई है। DRDO के अधिकारियों ने बताया कि डॉक्टर कामत और एयर मार्शल दीक्षित ने LCA Mark II लड़ाकू विमान के उत्पादन कार्यक्रम एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान DRDO के उच्च अधिकारी मौजूद रहे।
इस दौरान लड़ाकू विमानों के बारे प्रगति स्थिति को लेकर भी जानकारी दी गई। बैठक के दौरान LCA Mark II कार्यक्रम पर भी चर्चा की गई। बताया गया है कि कार्यक्रम में अब लगभग 1 वर्ष की देरी होगी। दरअसल पहले LCA Mark II लड़ाकू विमान का नमूना 2025 की शुरुआत तक तैयार होना था। अधिकारियों ने बताया कि स्वीकृत धनराशि को जारी करने में देरी की वजह से समय सीमा को बढ़ाना पड़ा है। दोस्तों, आप यह सब जानते हैं कि रक्षा निर्यात के मामले में भारत बन रहा आत्मनिर्भर, तो वीडियो लाइक और कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। रुको तक बड़ी खबर की तरफ। बांग्लादेश में चल रहे उथल पुथल के बीच भारत ने 5 बांग्लादेशियों को दी इंडियन सिटीजनशिप। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि बांग्लादेश में चल रही सियासी उठापटक के बीच कर्नाटक में 5 बांग्लादेशियों को नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA के तहत भारत की नागरिकता मिल गए। ये लोग यहाँ रायचूर जिले के सुंदनूर तालुक के रिलीफ कैंप में रह रहे हैं। इस कैंप में 25,000 लोग हैं, जिनमें से 20,000 बांग्लादेशी रिफ्यूजी है और 5,000 म्यांमार से आए हैं। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी कि CAA के तहत अब तक 146 लोगों को भारतीय नागरिकता के लिए अर्जी दे चुकी है। जिन 5 लोगों को भारत की नागरिकता मिली है वो सभी हिंदू हैं। कर्नाटक में CAA के तहत भारत की नागरिकता दिए जाने का यह पहला मामला है। जिन पर 5 बांग्लादेशियों को भारत की नागरिकता मिली है उनमें रामकृष्ण अधिकारी, अद्वित सुकुमार, विपर दास गोल्डर और जयंत मंडल शामिल है। कर्नाटक में रिलीफ कैंप साल 1971 में बनाए गए थे। जब बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ था तब बड़ी संख्या में पूर्वी पाकिस्तान से लोग भागकर भारत में शरण लेने के लिए आए थे। तब इन लोगों के लिए शरण देने के लिए ये कैंप बनाए गए थे। बड़ी खबर की तरफ। MDL ने पूरा किया 60,000 करोड़ की लागत वाला अहम पनडुब्बी परीक्षण, आधुनिकीकरण की दिशा में एक और कदम। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि भारतीय नौसेना अपने पारंपरिक पनडुब्बी बेड़े के आधुनिकीकरण की दिशा में काम कर रही है। नौसेना ने इस साल 60,000 करोड़ रुपए की लागत से देश में 6 अत्याधुनिक पनडुब्बियों के निर्माण की निविदा जारी की थी। इन पनडुब्बियों के निर्माण के लिए परीक्षण शुरू किया गया था। सरकारी स्वामित्व वाली डॉक यार्ड्स लिमिटेड यानी कि MDL ने पनडुब्बी निर्माण योजना में महत्वपूर्ण परीक्षण को सफलतापूर्वक पूरा किया, इसलिए उसने इस क्षेत्र में बढ़त बनाई है। नौसेना ने एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम से लैस 6 उन्नत पनडुब्बियों के निर्माण के लिए परीक्षण किया था। एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम नाव को नियमित छोटे अंतराल पर बैटरी चार्ज करने के लिए फिर से सतह पर आने की जरूरत 2 हफ्ते तक पानी के नीचे रहने में मदद कर सकता है। रक्षा सूत्रों ने बताया कि MDL और लार्सन एंड ट्रूबो इस परियोजना में 2 दावेदार है, जबकि जर्मन की सेना मैरीन सिस्टम और स्पेसशिप नवीनता उनके साझेदार हैं। दोस्तों, अगर आप ऐसा मानते हैं कि भारत की बढ़ती ताकत देख पाकिस्तान और चीन के छूटेंगे पसीने, तो वीडियो लाइक और कमेंट अपनी राय जरूर बताइए। बड़ी खबर की तरफ। सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर में अपनी रणनीति बदली, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में सेना के 2 जवानों के शहीद होने के एक दिन बाद केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि सुरक्षा बलों ने अपनी रणनीति बदल दी और वे आतंकी घटनाओं को नियंत्रण में लाने में सक्षम होंगे। केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा की तैयारियों के बारे में पूछे जाने पर जितेंद्र सिंह ने कहा कि भाजपा हमेशा सभी प्रकार के चुनाव के लिए तैयार रहती है, चाहे वो विधानसभा हो, लोकसभा या पंचायत चुनाव हो। भाजपा एक 24/7 पार्टी है, इससे तैयारी की आवश्यकता नहीं है, यह हमेशा तैयार रहती है। रक्षा स्थिति पर बात करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सुरक्षा बलों ने अपनी रणनीति बदल दी है। आने वाले हफ्तों में हमारे सुरक्षा बल आतंकी घटनाओं की स्थिति को अच्छी तरह से नियंत्रण में लाने में सक्षम होंगे। बड़ी खबर की तरफ। 2385 किलोमीटर की स्पीड, 13 खतरनाक मिसाइल, कुछ ऐसा होगा DRDO का नया फाइटर जेट दुश्मनों को कर देगा नेस्तनाबूद। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि DRDO प्रमुख भारतीय वायुसेना के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ DRDO लैबोरेटरी डिफेंस सेमिलैक NFTC के अधिकारियों के बीच भारत के स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान के आधुनिक और नए वेरिएंट MK2 को लेकर बैठक हुई थी। इस मीटिंग में LCA MK2 यानी लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट मार्क II को लेकर डेवलपमेंट पर बातचीत हुई। उम्मीद की जा रही है कि इस फाइटर जेट की पहली उड़ान 2026 में हो सकती है। इस मीटिंग में ये जानकारी सामने आई कि आने वाले 2 महीनों में इसका पहला बनकर तैयार हो जाएगा। साल 2025 से इसका रोल आउट शुरू हो जाएगा। यह LCA यानी तेजस से अपग्रेड होगा। उड़ान के दौरान इसकी हैंडलिंग काफी आसान होगी। इस फाइटर जेट में शानदार एवियोनिक्स सुइट्स, बेहतर सेंसर और ज्यादा ताकतवर इंजन होगा। इसमें कई खतरनाक मिसाइल को लगाया जाएगा। इनमें MICA, ASRAM, मीट्रो, अस्त्रा, NGCCM, हवा से सतह पर मार करने वाली ब्रह्मोस, NG, ALCM, LRLACM, स्टॉर्म शेडो, क्रिस्टल मेज प्रमुख है। दोस्तों, आप यह मानते हैं कि भारतीय वायुसेना की बढ़ती ताकत देख चीन और पाकिस्तान की छूटेंगे पसीने, तो वीडियो लाइक और कमेंट अपनी राय जरूर बताइए।
रुका तक बड़ी खबर की तरफ। प्रधानमंत्री मोदी ने ओलंपिक खत्म होते भारतीय एथलीटों को दिया खास संदेश। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के प्रदर्शन की सराहना की। भारत ने पेरिस में 33वें समर ओलंपिक खेलों में 6 पदकों के साथ अपना अभियान समाप्त किया, जो ओलंपिक इतिहास में भारत का दूसरा बेस्ट प्रदर्शन है। इससे पहले भारत ने टोक्यो ओलंपिक में 7 मेडल जीते थे, जिसमें 1 गोल्ड मेडल भी शामिल था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि एथलीटों ने पेरिस में अपने प्रदर्शन से भारत को गौरवान्वित किया और उन्हें एक भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने एक्स पोस्ट में लिखा कि पेरिस ओलंपिक के समापन पर मैं खेलों के दौरान पूरे भारतीय दल के प्रयासों की सराहना करता हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने पोस्ट में आगे लिखा कि सभी एथलीटों ने अपना बेस्ट प्रदर्शन किया और भारतीय को अब उन पर गर्व है। हमारे खेल नायकों को उनके आगामी प्रयासों के लिए शुभकामनाएं। भारतीय प्रधानमंत्री ने भारतीय एथलीटों के प्रति उल्लेखनीय समर्थन। उन्होंने टूर्नामेंट से पहले अपने घर पर टीम इंडिया की मेजबानी करके उनका उत्साहवर्धन किया था। उन्होंने सभी भारतीय पदक विजेताओं को व्यक्तिगत रूप से बधाई देने के लिए फोन भी किया और भारत को गौरवान्वित करने के लिए उनके प्रयासों की सराहना की। दोस्तों, आप यह समझते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत नई ऊंचाइयों को कर रहा है हासिल, तो वीडियो लाइक और कमेंट अपनी राय जरूर बताइए। दोस्तों, ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप भी प्रधानमंत्री मोदी का करते समर्थन और आप यह समझते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व भारत नई ऊंचाइयों को कर रहा है हासिल, तो वीडियो लाइक और कमेंट में लिखिए। जय हिंद, जय भारत।